थोड़ा सा अटपटा प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि आप इसको पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो प्लैंक गिवन है जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सल के साथ यहाँ पर हिंज्ड हुए हैं और एक सीलिंग से लगे हुए हैं, यानी कि ये केवल ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर एक सिलेंडर को फंसाया हुआ है और ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर गिवन है, ये आपकी टोटल लेंथ एल है। इस पॉइंट पे यहाँ पर ये टच कर रहा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ईटा एल है। ठीक है, नाउ वैल्यूज आप यहाँ पर ऐसे एक्चुअली चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। नाउ आपको यहाँ पर बताना है रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहां पर ये सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में मिलता रहे। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है जानते हैं। इसको सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो थोड़ा सा कॉमन इंट्यूशन। ध्यान दीजिए, यदि आपके पास एक ऐसा सेटअप बनाओ, ठीक है, यहाँ पर मैं बॉल रखूं तो बॉल सीधी गिर जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आपको सोचना है कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, राइट, कैसे रोकी रहेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रोल करना चाहिए फ्रिक्शन का। क्योंकि मान लीजिए आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, और इन दोनों प्लैंक की वजह से इसमें फोर्स भी लग रहा होगा ऐसे ऐसे, राइट, और इसका खुद का वेट भी है नीचे। तो जाहिर सी बात है नीचे गिरने की कोशिश करेगी, तो इसे रोकने वाला कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। एक बात, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक्चुअली कैसा होना चाहिए, राइट। फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए एक सिचुएशन लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये प्लैंक है, एक इधर एक इधर, ठीक है। मैंने इस बॉल को यहाँ पर ऐसे लगा दिया है। अब ये सिस्टम आपका रेस्ट में है। जैसे ही आपने छोड़ा बॉल नीचे आई, तो ये क्या होगा, जैसे बॉल नीचे आ रही होगी ये जो दोनों प्लैंक है क्लोज हो जाएंगे, बॉल को टच करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में जब तक ये बॉल अलग ना हो जाए, जितना बॉल नीचे आएगी उसी के अकॉर्डिंग प्लैंक अपना एंगल छोटा कर लेंगे ताकि ये बॉल से टच बने रहे, राइट। तो यदि आप ध्यान से देखो तो इस पूरी प्रक्रिया में जो बॉल है वो स्लाइड कर रही होगी इन दोनों प्लैंक की सरफेस पे। तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी होना चाहिए किसी भी मोमेंट पर इन दोनों प्लैंक की जो सरफेस है उसके अलोंग होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिलेगा दोनों ही केसेस में इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। अब ऊपर ही क्यों, कॉमन सेंस की बात है, बॉल आ रही है नीचे तो फ्रिक्शन डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ओके, यदि आप इस बात को समझ गए तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके लिए आसान होने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एफबीटी की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले फोकस कीजिए सिर्फ आप इस एक साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, राइट। और ये जो प्लैंक है सिलेंडर को टच कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स भी होना चाहिए, राइट। तो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल फोर्स। अब देखिए ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये जो प्लैंक है यहाँ पर टेंजेंशियल होगा, राइट। तो यदि आप यहाँ पर टेंजेंशियल देखोगे और ये आपका सर्कुलर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो नॉर्मल पास होगा इसके सेंटर से पास हो जाएगा, राइट। ओके, सिमिलर सिचुएशन होगी राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट। तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है और यहाँ पर इसका खुद का एक वेट होगा नीचे की तरफ, राइट, एक स्मॉल एम इंटू जी। एक बात क्लियर है। अब मान लेते हैं किसी मोमेंट पर ये जो एंगल है, ठीक है, इसका सेंटर से आप यहाँ पर सेंटर टच कर दोगे तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो नाउ ये आपको थीटा दिख रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो जो वर्टिकल फोर्सेस आपस में होने चाहिए बैलेंस, राइट। तो देखो अपर डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन है ये दोनों, बट ये डायरेक्टली ना होकर इनका कुछ कंपोनेंट है, राइट। ऐसे वो कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, देखो यदि ये एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा एफ कॉस थीटा। तो दो फ्रिक्शन है तो 2f कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो mg ये वाला प्लस ये नॉर्मल के दोनों कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा n कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, राइट। तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन एक मिल गई। एक बात क्लियर है। अब फोकस करते हैं प्लैंक पर, ठीक है। तो यदि आप प्लैंक पर फोकस करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए ये रहा आपका पिवोटल पॉइंट, ठीक है। इस पर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो ये रहा, फ्रिक्शन इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और इसका खुद का वेट ये रहा mg। अब mg का होगा सेंटर ऑफ मास में, राइट। इसकी लेंथ यदि l थी तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी l/2, ठीक। अच्छा, n कहाँ लग रहा होगा, ईटा l पे, पहले बोला है, ठीक है। ईटा की वैल्यू आपको 0.75 दी हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये l/2 से एक्स्ट्रा आगे होगा, ठीक।
यहाँ तक क्लियर है। अब यदि ये इक्विलिब्रियम है तो रोटेट तो नहीं करेगा, राइट। तो देखो यदि आप इस पिवोट के अराउंड इसका टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करें, राइट, देखो ये एन घुमाएगा इसको इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये एम जी है, इसका जो कंपोनेंट मिलेगा आपको, ठीक है, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इस एफ आर के डायरेक्शन में जो कि टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि एम जी साइन थीटा वाला ये कंपोनेंट, ये इसको घुमाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बैलेंस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, टॉर्क फोर्स यानी कि एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितनी, देखो एल बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू डिस्टेंस की ईटा इंटू एल। यहाँ से आप एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। आपके पास इक्वेशन होंगी बट एंड सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर जो एंगल्स की बात हो रही है साइन थीटा कॉस थीटा, उनकी वैल्यू देखिए समझते हैं, राइट। यदि आप ध्यान से देखो, राइट, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन था ये डिस्टेंस, ठीक, कितनी ईटा एल, ओके, ये डिस्टेंस आपकी आर, राइट, और हमने किसी टाइम इसको एक एंगल थीटा माना हुआ है। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर अब साइन कॉस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करके वैल्यू को लिखा हुआ है ना। बस आपको अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है। सॉल्व जैसे आप करने जाओगे, ठीक है, तो आपको ये वाली इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पर आप एन की वैल्यूज को पुट करोगे। दूसरी बात है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप यहाँ पर एक एफ आर है, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा कम लगेगा कितना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, यानी कि म्यू एन से, राइट। तो जो इक्वल साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर इनइक्वलिटी में यहाँ पर कन्वर्ट कर दोगे, जैसे ही आप इस एफ आर की जगह रखोगे म्यू इनटू एन, राइट। क्लियर इतनी सी बात। नाउ यहाँ पर आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे, तो जैसे आप इन वैल्यूज को पुट करोगे आप बहुत ही आसानी से इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, जो कि आपका आंसर है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।